नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनपी प्रजापति का आरोप, जिनके घर बिजली के कनेक्शन नहीं उनको बिल भेजे जा रहे। निगम प्रशासन ने गणेश विसर्जन का बनाया मजाक। पीसी शर्मा, नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार, 12 फीट ऊपर पहुंचा पानी। भोपाल में बारिश का कहर जारी, भदभदा के 7 गेट खुले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 24 घंटों से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार सुबह 6 बजे तक इस दरमियान भोपाल शहर में 97.7 मिलीमीटर पानी गिर चुका था, जबकि भोपाल जिले में 80.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते भदाभद डैम फुल हो गया, जिस वजह से सुबह से ही 4 गेट खोलने पड़े, जबकि सुबह 10 बजे तक डैम के 7 नंबर तक गेटों को खोला जा चुका था। भदभदा की स्थिति ये है कि 7 गेट तो हमने 9:45 में खोल दिए हैं। अभी क्या है कि कोलांस नदी 12.5 फीट पे चल रही है। 1 घंटे में इसका जो है 1 फीट बढ़ रही है। अगर इसी प्रकार बढ़ती रही तो हमको हो सकता है ये अभी 8वां और 9वां गेट भी खोलना पड़ेगा। पहली बार जो है इस सीज़न में तो 22 तारीख को भी खुले थे, 22 अगस्त को खुले थे, और उसके बाद जो है कल 1 गेट खोला था हमने, जो दिन भर खुला रहा, रात को 12 बजे बंद किया, 6 नंबर गेट। और लेकिन जैसे ही पानी जो रात को गिरा वहाँ पे कोलांस के कैचमेंट क्षेत्र में, तो उसकी वजह से हमको सुबह 6:15 बजे पहला गेट खोलना पड़ा। और चूँकि जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद लगातार टाइम से जो है टोटल अभी 9:45 बजे तक 7 गेट हम खोल चुके हैं। कलियासोत स्थिति ये कि हाँ 7 गेट हमारे खुले हुए हैं, 8 गेट उनके खुले हुए हैं, और उन्होंने 2 घंटे पहले ही हमारे गेट खोलने को सूचित कर दिया था कि गेट हम खोलने वाले हैं, तो उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पर 2 घंटे पहले ही उन्होंने गेट खोल लिए थे और जलस्तर कम कर लिया था। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन के रहने वाले योगेश मालवीय को मलखंब में प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बस बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने योगेश मालवीय को बधाई दी और कहा कि ससम्मान प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया है आपने। साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण दौरे रुके थे, जिसे अब शुरू करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही लगातार कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, उसके नेता भी झूठे हैं और कांग्रेस का सिर्फ झूठ फैलाने का काम है। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का दिन है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसी भी खेल में मध्य प्रदेश को पहली बार मिला है, और इसके लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन के हमारे योगेश मालवीय, जिनको मैं आज से नहीं, जब से वो विद्यार्थी थे उज्जैन के लोटी स्कूल में, और इस खेल को बढ़ावा देने में उज्जैन के लोकमान्य तिलक प्रबंधन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं योगेश मालवीय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और योगेश मालवीय जी को जिन लोगों ने तैयार किया, हमारे उनके कोच और उस खेल के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर हैं, हमारे लोकमान्य तिलक स्कूल जो उज्जैन के अंदर है, जिन्होंने इस खेल को इतना बढ़ावा दिया और भारत की सरकार ने इसको राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया, इसके लिए उस प्रबंधन को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को, क्योंकि मध्य प्रदेश को द्रोणाचार्य अवार्ड से जो सम्मान हमारे योगेश मालवीय जी को मिला है, हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये गौरव का पल है। इसलिए पुनः एक बार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। एनपी प्रजापति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके घर बिजली के कनेक्शन नहीं उनको भी बिल भेजे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियां सरकार के हाथ से निकल चुकी है, कंपनियां सही काम नहीं कर रही है, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम करती है। सरकार ने अब तक बीमा कंपनी का टेंडर नहीं किया है, क्योंकि ज्यादा कमीशन वाली कंपनी तय नहीं हो पाई है। चौथी बार टेंडर जारी हो चुका है। सरकार बनाने में भाजपा का बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए वसूली के लिए वो परेशान है। मक्का उत्पादक किसान बेहद चिंतित है। क्यों है? बहुत सलीके से सुनिएगा। भारत सरकार आयात के नियम बनाती है और इस वर्ष टैरिफ रेट कोटा TRO 15% आयात शुल्क
50 लाख टन मक्का, पोल्ट्री और स्टार्च मिलों को आयात करने की अनुमति दे दी है, जो अमूमन तौर पर आयात शुल्क 60% पे दिया जाता था। अब आपने जब सस्ते दाम पे आयात शुल्क लगा दिया है तो बाहर से मक्का ज़्यादा आएगा। फिर प्रदेश का किसान इसलिए चिंतित है कि हम जो मक्का पैदा कर रहे हैं, हमको क्या उसका रेट MSP का जो 1850 रुपया है वो मिलेगा, या मंडियों में 800-1000 रुपया या 700-800 रुपया क्विंटल बिकेगा। ये भाजपा सरकार क्यों नहीं समझ रही है? भाजपा सरकार केंद्र में, भाजपा सरकार प्रदेश में, लेकिन किसानों के साथ ही क्यों इतना कुठाराघात कर रही है? आज तक मध्य प्रदेश सरकार की मक्का खरीदी संबंधित कोई स्पष्ट नीति नहीं आई है। आज जिस क्षण मैं बोल रहा हूं, फसल आने को है तैयार, आपकी नीति तैयार नहीं। मंडियों में अगर ये कम दाम पे बिकेगी तो जो भरपाई है MSP की 1850 की, उसकी पूर्ति कौन करेगा? स्पष्ट नीति तो घोषित करिए। आप ये कुछ नहीं कर रहे, पर जनता के सामने रोज सुबह कोई ना कोई एक झुंझुना हिला देते हैं, जो आपके मंत्री के माध्यम से हिलाते हैं। वो दिन भर न्यूज़ चलती है, असली मुद्दे प्रदेश के हक के लोग भूल जाते हैं, किसानों के हक के भूल जाते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये रही मक्के की बात, बम्पर क्रॉप आने वाली मक्के की नीति नहीं निर्धारित कर रहे हो। अगर 700-800 रुपये में किसान बेचेगा तो सोचिए, तो उसने खाद खरीदा होगा, बीज खरीदा होगा, बोया होगा, इंतज़ार कर रहा है कि सही दाम मिल जाए। इसको कहते हैं मक्का के ऊपर दोहरा कुठाराघात। उधर इन्वेस्टमेंट हुआ, इधर रेट नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं मक्का की फसल पर दौरा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते होशंगाबाद में नर्मदा खतरे के निशान से 6 फीट नीचे थी। बारना और तवा डैम से 7 लाख क्यूरेक पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर 12 फीट ऊपर पहुंच गई, जिसके बाद 164 गांवों में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं होशंगाबाद के निचले हिस्सों की बस्तियों में 8 से 10 फीट पानी भर चुका है। तेज बारिश और कीट लगने के कारण सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ऐसा ही नजारा सरदारपुर क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसके बाद किसान काफी परेशान है और नष्ट हुई फसलों के मुआवजे के साथ फसल बीमा की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। हमारी शिकायत है, दलपुरा से पधारे सभी हम किसान भाई, और हमारी शिकायत है कि फसल में जो रोग लगा पीला, और उसमें से सोयाबीन सब फसल खराब हो गई है। इसके लिए हम आए, ज्ञापन दिया है अनुभवी अधिकारी महोदय को और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को और जिला धार कलेक्टर को। क्या मांग की आपने ज्ञापन देके? ज्ञापन में हमने मांग की है कि हमारे फसल का मुआवजा दिया जाए, बीमा दिया जाए, बीमा राशि उचित निरीक्षण करके और पूरी फसलों का निरीक्षण किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम हुक्मीचंद सेंचा, दलपुरा। सरदारपुर से धमरेन कुमावत की रिपोर्ट। लगातार तेज बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट है, जिसके तहत भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल वासियों से पानी भराव और तालाबों पर ना जाने की अपील करते हुए कहा कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए भी यह जरूरी है कि घरों में ही रहें। विशेषकर बच्चों को समझाएं और डैम, तालाबों, पानी के भराव वाली जगहों पर ना जाएं। भोपाल में पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा होने के कारण सभी जलाशय, तालाब आदि का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि स्वयं भी और अपने बच्चों को भी ये सलाह दें कि
कि वो इन सभी जलाशयों से, किनारों से दूर रहें, जिससे किसी के भी डूबने की या कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित ना हो। धन्यवाद। गणेश विसर्जन को लेकर पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि निगम प्रशासन ने गणेश विसर्जन का मजाक बनाया है। निगम ने कहीं पर भी ना तो टेबल लगाए हैं और जिन पर गणेश प्रतिमाओं को रखकर उनकी पूजा अर्चना की जा सके, ना ही टेंट की व्यवस्था की है और ना ही पानी के टैंक की व्यवस्था की गई है जिसके अंदर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सके। जिससे साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि नागरिकों में कहीं ना कहीं आक्रोश व्याप्त हो रहा है। गणेश विसर्जन के लिए व्यापक व्यवस्था हो, इसके लिए अधिकारियों से बात की जा रही है। आज डोल 11 से सभी भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत से लोग डोल 11 के दिन भी भगवान श्री कृष्ण का विसर्जन करते हैं। शहर में अलग अलग जगह जब मैं निकला और स्पॉट्स देखे जहाँ पे नगर निगम ने गणेश जी के विसर्जन की व्यवस्था रखी है, तो वहाँ केवल एक बैनर और एक गाड़ी थी जिससे गणेश जी को ले जाएंगे। लेकिन जो पिछले साल तक जो व्यवस्था रही है उसमें एक टेबल होता था जिस पे अंतिम आरती जो है परिवार करता था और उसके बाद वो वहाँ पानी के टब में उसको विसर्जन कर देते थे। इससे उसको सर्टिफिकेट होता था कि उसने विसर्जन कर दिया। फिर नगर निगम उस टब को या पानी के टैंक को ले जाके जो तालाब या जहाँ पे भी विसर्जन होना है वहाँ विसर्जन करते थे। तो ये सिस्टम था। मैंने कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात की, नगर निगम कमिश्नर से बात की कि ये व्यवस्था की जाना चाहिए, जो नहीं तो इसमें भगवान गणपति का भी अपमान है कि बगैर आखिरी आरती और जो लोग हैं परिवार वो पूरा विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनके मन में एक शंका रहती है। इसलिए इसको करते हुए मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि ये व्यवस्था भगवान गणपति के विसर्जन के लिए वो करें और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं इसको करूँगा। ढोल 11 के पावन अवसर पर नगर हाट पिपलिया में 7.5 किलो वजनी भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा भमोरी नदी के जल में तैराई गई। इस बार पाषाण प्रतिमा जल में 3 बार तैरी, जिसके चलते यह माना जा रहा है कि आने वाले वर्ष सुख समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। आपको बता दें कि प्रति वर्ष हाट पिपलिया नगर में ढोल 11 के दिन भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा जल में तैराई जाती है, जिसको देखने हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन की गाइडलाइन के कारण लोगों की ज्यादा भीड़ मौजूद नहीं रह सकी। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। ढोल 11 के अवसर पर काल भैरव मंदिर से निकलने वाली बाबा काल भैरव की सवारी में इस बार भी परंपरागत रूप से ही निकली। कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन परंपरा निभाने के लिए शाम 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव के मुखारविंद का पूजन किया, जिसके बाद कहार पालकी को कंधे पर उठाकर मुख्य द्वार तक ले गए। साथ ही भगवान महाकाल के सेनापति ने सवारी को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अवसर पर पारंपरिक पूजन किया गया, काल भैरव मंदिर पर किस प्रकार का पूजन किया गया और क्या प्रार्थना की गई है आपके द्वारा बाबा की? देखिए, हाट ढोल 11 के अवसर पर मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बाबा काल भैरव की पालकी जो है वो बाहर नहीं निकाली गई है, गेट के अंदर ही जो है उसको घुमाया गया है। और ये पूरी जो सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं, ये कोरोना की जो महामारी है उसको कैसे निपटा जाए, उसमें कैसे हम लोग लगातार जो है अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखें, उसको मद्देनज़र किया गया है। और यहाँ पर जो पारंपरिक पूजा होती है कलेक्टर के द्वारा, आज मेरे द्वारा उसका निर्वहन किया गया है और बाबा से यही प्रार्थना की गई है कि बहुत जल्दी ही कोरोना महामारी से न केवल उज्जैन को बल्कि मध्य प्रदेश और देश और पूरे विश्व को बहुत जल्दी ही इससे मुक्ति दिलाई जाए। और सभी उज्जैन वासियों से एक बार फिर से मैं एक तो धन्यवाद भी उनको दूंगा कि जो लगातार
प्रशासन का वो कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना को हराने में योगदान दे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार का योगदान देते रहें, जिससे कि बहुत जल्दी हम लोग कोरोना पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकें। सर, जैसा कि देखा जाता है हर बार जो सवारी है वो जेल के अंदर जाती है, जेल के जो कैदी हैं उनका दर्शन लेने के लिए बाबा जाते हैं। इस बार सवारी नहीं गई है, इसका मूल कारण क्या कोरोना है? और जैसे कि चरण पादुका सिद्धवट जा रही है, तो क्या जेल में भी चरण पादुका जाएगी? देखिए नहीं, इस बार चूँकि पूरी तरीके से जो भी सार्वजनिक दर्शन हैं और इस प्रकार से जो जहाँ जहाँ भी जाती थी पालकी, उस पर पूरी तरीके से चूँकि प्रतिबंध है और ये प्रतिबंध सभी प्रकार के लगभग सभी प्रकार के जो त्यौहार हैं, धार्मिक उत्सव है, उनके लिए है और ये जनता के हित में ही किया गया है। अगर हम लोग इस साल अपने त्यौहार को थोड़ा इस प्रकार से मना लेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से ज़्यादा सक्षम तरीके से हम लोग निपट सकेंगे और आगामी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हम लोग आगे मना पाएंगे। आज जैसे कि डोल ग्यारस पे पारंपरिक रूप से बाबा की सवारी निकाली जाती है, आज भी निकाली गई, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? इसमें बदलाव तो किस कारण है, पहले ये बता दूं कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना का संकट छाया हुआ है, तो उसमें जो गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है भगवान काल भैरव के मंदिर में, जिस प्रकार से इस प्रथा को निभाना था, तो परंपरा के अनुसार यहाँ पर प्रशासनिक पूजन होता है, जिसमें जिलाधीश अध्यक्ष महोदय आके पूजन करते हैं, कलेक्टर साहब। उस पूजन का पूर्ण संपूर्ण रूप से पालन हुआ है, पर जो सवारी मार्ग से जिस प्रकार से सवारी निकलती थी, उस सवारी मार्ग पे आपकी बार जो है इस बीमारी को चलते हुए रोक दिया गया है और परंपरा का संपूर्ण निर्वाह हुआ। यहाँ भी आरती हो रही है, सिद्धवट जी पे भी आरती पूजन होगा और वापस भगवान पहले पालकी में जाते थे, आज कार में चले गए। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। कोरोना काल में सभी गतिविधियां थम चुकी थी, जिसके कारण कई युवक बेरोजगार भी हुए हैं। इसी को देखते हुए ग्वालियर के बेरोजगार युवाओं ने फूलबाग से रैली निकालकर मोती महल स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही युवाओं ने विभाग भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग करते हुए अपर कमिश्नर आरपी भारती को प्रदेश के गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और युवाओं का कहना है कि सरकार अपने चुनाव में लगी है, उसे बेरोजगारों की कोई भी फिक्र नहीं है। सर, हम जो युवा हैं 2017 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक भी वैकेंसी पुलिस की नहीं निकाली है, ठीक है। 3 साल हो चुके हैं, युवाओं की ओवर एज हो रही है, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और चुनाव के चक्कर में लगी हुई है। वो ये भूल रही है कि युवाओं के वोट से उनके चुनाव की जीत होती है और वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और माननीय कमिश्नर साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है गृह मंत्री जी के नाम कि शीघ्र से पुलिस की भर्ती लागू की जाए और पुलिस विभाग के ग्रेड पे जो 1900 है उसे 2400 किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करती है मध्य प्रदेश सरकार, तो पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों में हम लोग पूरी हमारी टीम आवरण अनशन करेगी और आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन। आज आपने प्रदर्शन किया है? आज गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन था। हाँ, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है इसमें ये जो पुलिस भर्ती है उसमें जो आयु सीमा है वो बढ़ाई जाए। दूसरा ये है कि जो वेतनमान है उसकी बढ़ोतरी की जाए और ये माननीय गृह मंत्री जी का नाम ज्ञापन है, वो हम माननीय गृह मंत्री जी के पास भिजवाएंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।